वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और इस क्वेश्चन पेपर में हम कवर करेंगे 22 फरवरी 2015 के क्वेश्चन पेपर को। और ये पार्ट होगा हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था यहाँ पे 22 फरवरी 2015 का प्राइमरी लेवल पे, और इसमें हम सीडीपी के पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संवेगात्मक विकास हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का। तो इसमें कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश यानी कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें बच्चों के द्वारा जो है बच्चों के लिए और बच्चों के साथ ही सारा कार्य किया जाए। तो यहाँ पर एक फ्रीडम इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए। ए ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। बी सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि कक्षा का कक्ष जो है वो नियंत्रित परिवेश में होना चाहिए। तो ऐसा परिवेश नहीं होना चाहिए जो नियंत्रित किया जा सके। तो ये भी जो है सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक परिवेश चाहिए बच्चे को, और अधिकारवादी परिवेश भी नहीं चाहिए बच्चे को। उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन मतलब हो जाता है कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट बच्चे का किया जा रहा है, जहाँ पे निर्माणवादी दृष्टिकोण की हम बात करते हैं तो खुले अंत वाले क्वेश्चंस तो ये जो है अपसारी चिंतन को दिखाते हैं, जहाँ पर बच्चा चारों दिशाओं में सोच सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ये। परियोजना यानी कि प्लानिंग करना, अवलोकन करना यानी कि असेसमेंट करना, ये भी हो जाता है यहाँ पर इवैल्यूएशन करना। और उसके साथ साथ जब बच्चे को जो है योग्यता के क्रम पर निर्धारित किया जाता है तो ये जो है रचनात्मक आकलन का दृष्टिकोण नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम जो है रैंकिंग की बात करते हैं। जहाँ पे रैंक और स्कोर कार्ड की बात होगी तो वो बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वो हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली अध्यापिका आप कैसे बन सकते हैं? तो हर एक बच्चे का संपर्क में रहना, हर एक बच्चे के आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कि पाठ्य पुस्तक के उत्तर आपको लिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। तो आपको टेक्स्ट बुक को मेन एम नहीं बनाना है यहाँ पर, और समूह गतिविधि के बजाय आपको व्यक्तिगत अनुभव जो है अधिगम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी जो होती हैं वो बच्चे को जो है क्रिएटिव बनाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चा जब प्रश्न पूछता है तो उत्पन्न व्यवधान को जो है अनदेखा करना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। तो हर एक बच्चे से संपर्क बनाए रखना जो है प्रभावशाली शिक्षिका का गुण हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है फोर्थ नंबर पे, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब बच्चे का अधिगम हम इफेक्टिवली करेंगे और उसको सक्सेसफुल बनाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक अच्छा इन्वायरमेंट होना। तो एक अच्छे क्रिएटिव इन्वायरमेंट के लिए इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ये क्रिएटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए कौन सा कथन इसमें से रॉन्ग है वो आपको बताना है। क्रिएटिव इन्वायरमेंट के लिए इसमें से रॉन्ग कौन सा है? फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि बच्चों के प्रयासों को स्वीकार करना। तो ये तो उसके फेवर में आता है कि जो भी बच्चे के एफर्ट्स हैं उनको हम एक्सेप्ट करेंगे। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमसे पूछा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अध्यापकों के अनुसार कार्य करेंगे, वर्क करेंगे यहाँ पर, तो वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगी। और जबकि हमें चिल्ड्रन सेंटर्ड यानी कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को स्वीकार करना चाहिए और अध्यापक का सकारात्मक रुख होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपको अनुसार आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो ये एक जो है रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, स्टेरियोटाइप थॉट है ये यहाँ पर, जो
हमारे समाज में पुरानी तौर पे चला आ रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट लग रहा है। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो है स्टीरियोटाइप हो गया, यहाँ पर जेंडर बायसनेस की बात की जा रही है कि लड़के हमेशा विज्ञान पढ़ेंगे और लड़कियां घर संभालेंगे, इसलिए वो गृह विज्ञान पढ़ेंगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और लड़कियों को घर के ही काम में सहायता करनी चाहिए, ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये जेंडर बायसनेस को दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि लड़कों को घर के काम करने चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए विषय में ये कथन यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर पे आ जाता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां और दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण को दिखाता है? तो ये एक तरह से अधिगम में अशक्तता का के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का मतलब हो जाता है लर्निंग से, हमारे सीखने से। इसका मतलब हो जाता है कि अधिगम में सीखने में जो है बच्चे के कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण यहाँ पे विपरीत छवियां और दर्पण छवि जो है नजर आ रही है, इन सारी गलतियों को कर रहा है बच्चा। तो ये जो है अधिगम यानी कि उसके सीखने में कमी है, तो इसलिए यहाँ पर अधिगम में अशक्तता कहा जाता है इसको। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7th नंबर पे कि शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो हम बच्चे का अगर ज्ञान अर्जन करा रहे हैं तो वहाँ पर हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करे, तो रोट मेमोराइजेशन हमें नहीं कराना है। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर अंकों और ग्रेडों पर बल देना, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारिता के लिए शामिल करना चाहिए, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लासरूम में। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ज्ञान अर्जन के लिए। देन डी पॉइंट है यहाँ पर कि शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं को कुशलता प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ना कि वो कितना कुशल हुए हैं और अवधारणा को कितना उन्होंने जो है याद कर लिया है, इस चीज़ पे हमें बल नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड का क्या समायोजन होता है? तो यहाँ पर उच्च योग्यता होनी चाहिए उनमें, यानी कि हाई एबिलिटी रहती है इन स्टूडेंट्स में, और उच्च सृजनात्मकता होती है यानी कि हाई क्रिएटिविटी होती है इन बच्चों में, और उच्च वचनबद्धता होती है, हाई कमिटमेंट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ए ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर 3 सर्कल होते हैं ये, जिसमें से एक जो है हाई क्रिएटिविटी को दिखाता है, एक हाई एबिलिटी को दिखाता है और एक हाई कमिटमेंट को दिखाता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे 3 साइकिल होते हैं, और ये जो पार्ट होगा तीनों साइकिल का, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 साइकिल मॉडल है ये, यहाँ पे ये हाई क्रिएटिविटी हो जाएगी और ये हाई एबिलिटी हो जाएगी। ये 3 साइकिल मॉडल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एनसीएफ से आया हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं? तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि यह विद्यार्थियों के को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सी ऑप्शन है कि ये बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचान करने में सहायक होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। गलतियाँ हमेशा बच्चों की अंतर्दृष्टि को दिखाती हैं और उनके साथ-साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है?
तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं और इसको अपसारी चिंतन हिंदी में कहते हैं। मतलब जब हम चारों दिशाओं में सोचते हैं तो उसको जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 11th नंबर पे। तो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। कौन सी अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए जो है असेसमेंट करते हैं बच्चों का। फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिनका उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय में के अनुकूल नहीं है, अनुकूल स्तर के नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है कि बच्चे के अनुसार जो है हम शिक्षण उपागम में जो है चेंजेस लाते हैं। टीचिंग अप्रोचेस पे हम स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 12th नंबर पे। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं आपके वो ऐसे आयोजित किए जाने चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके, मीनिंगफुल बनाया जा सके आपकी लर्निंग को। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर निगेटिव क्या है इसके लिए, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना। तो जहाँ पर केवल शब्द आ जाएगा वो हमारा निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट है उसके आधार पर ही जो है याद करना है, पुनरावृत्ति करनी है, रिकैप्चुलेशन करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। विषय वस्तु से प्रश्न बनाना करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। परिचर्चा करना, डिस्कशन करना, यहाँ पे डिबेट करना ये भी करेक्ट हो जाता है। और प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करना ये भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि गैर शाब्दिक और शाब्दिक जो दंड होते हैं वो बच्चे को जो है प्रेरित करते हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। वो उनमें नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, छवि को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये भी गलत हो जाता है। अंकों में सुधार करते हैं, ये भी गलत हो जाता है। उनके जो स्वयं के प्रति अवधारणा होती है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन। तो बच्चों को जो शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड दिए जाते हैं, पनिशमेंट दी जाती है, वो नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे की जो अवधारणा होती है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेल्फ के, वो सारे जो है खत्म हो जाते हैं वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। एक समूह में जो स्वीकार्य होते हैं उसमें माता पिता और भाई बहन आ जाते हैं यहाँ पर, जो बाल्यावस्था की अवधि में भूमिकाओं तथा व्यवहार में जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो माता पिता और भाई बहन ये सारे जो है बाल्यावस्था में स्वीकार किए जाते हैं एक रूप से। डी ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और बाल्यावस्था जो होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भूमिकाओं तथा व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो है समूह वहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंब करता है। क्या प्रतिबिंबित करेगा ये? प्रेरणा की सामाजिक तथा सांस्कृतिक संकल्पनाओं को प्रेरित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सोशियो कल्चर जो है कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बिल्डअप किया जाता है, उनसे इंस्पायर किया जाता है बच्चे को। ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परिवर्ती बाल्यावस्था में आ जाएगा यहाँ पर 6 से लेकर 11 वर्ष तक का टाइम। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो जो है धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, जबकि सलोनी जो है महसूस करती है कि यह परिवेश को प्रभावित होता है। और आर्जव और सलोनी के बीच में यह चर्चा का विषय किस विषय पे आता है? तो ये एक प्राकृतिक एवं पालन पोषण वाद विवाद है। डिबेट यहाँ पे किया जा रहा है आर्जव और सलोनी के द्वारा कि यहाँ पर जो है
प्रकृति यानी कि नेचर और एनवायरनमेंट कैसे जो है बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। आर्जव का कहना है यहाँ पर कि प्रकृति जो है बच्चे का विकास करती है, जबकि सलोनी का कहना है कि परिवेश इसमें इम्पोर्टेंट होता है पालन पोषण के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अध्यापिका के ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। मतलब कि पुष्पा जो है वो अकेले किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, लेकिन अगर उसको एक साथी दे दिया जाता है, तो वो इस समस्या का समाधान कर लेती है मार्गदर्शन के द्वारा। तो मार्गदर्शन जो है यहाँ पे वो सहारा देना कहा जाएगा। इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, जो टीचर के द्वारा दी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष कर दिया है। सभापति यानी कि जो है मेल को दिखाता है, सभा अध्यक्ष यानी कि यहाँ पर मेल या फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। तो यह किस ओर जो है संकेत करता है यहाँ पर? तो इस कथन से पता चलता है कि यहाँ पर लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभापति जो है मेल कैंडिडेट को ही दिखाएगा। सभा अध्यक्ष का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पे कोई भी जो है जेंडर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, किस लिए आवश्यक होता है ये? तो यह समझने के लिए आवश्यक होता है कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जा सकता है, अधिगम का अवलोकन जो है हम किस तरीके से करें, और दर्ज किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है। तो सीसी की इम्पोर्टेंस हो जाती है कि इसके द्वारा हम अधिगम के अवलोकन कर सकते हैं, उसको किस तरह से जो है लिखा जाए और उसमें किस तरह से रेमेडी दी जाए। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, इसमें जो है सतत का मतलब हो जाता है रेगुलर से, और उसके साथ-साथ जो व्यापक है इसका मतलब हो जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के, यानी कि बच्चे का यहाँ पर जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो इस तरह से इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत से। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने यहाँ पे नैतिकता का जो है सिद्धांत दिया है। तो कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, जहाँ पे मोरालिटी प्रेजेंट नहीं होगी? तो फर्स्ट स्टेज ही यहाँ पे हो जाती है, जिसमें यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता जो है प्रेजेंट नहीं होगी, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पर पूर्व परंपरागत जो है स्तर होता है ये, जिसको प्रथम स्तर के नाम से जानते हैं। इसमें जो है 2 स्टेजेस आती हैं। इनकी जो 3 स्टेजेस हैं, उसमें सब स्टेजेस यहाँ पे 2-2 बताई गई हैं। तो ये जैसे यहाँ पर कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल की है, फिर कन्वेंशनल की स्टेज है सेकंड, और यहाँ पे थर्ड जो स्टेज आ जाती है वो पोस्ट कन्वेंशनल की स्टेज होती है। तो हर एक स्टेज में यहाँ पर 2 पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पर अच्छा और बुरा का, और सेकंड पार्ट जो आएगा यहाँ पर वो सही और गलत का आता है। तो इसमें जो है दंड एवं पुरस्कार जो है दिया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रगतिशील मॉडल को संदर्भित नहीं करता है? बच्चे का जो है समाजीकरण यहाँ पर प्रगतिशील मॉडल जो है नहीं दिखाता है। वो कौन सा समूह हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशल का सीखना। तो ये यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, यहाँ पर उनको प्रोग्रेसिव लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, और चाहे उनकी जो है सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसा बच्चों को बता दिया गया उस तरह से ही वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर प्रगतिशील मॉडल नहीं है, प्रोग्रेसिव लर्निंग का पार्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ से हमसे जो है नेगेटिव पार्ट पूछा गया था, जो आपका बी पार्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से आ जाता है कि कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का होना करेक्ट हो जाता है, कि हर एक बच्चा जो है अपनी बात रख सकता है, और सामाजिक नियमों का अधिग्रहण होना। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अधिगम्य आकलन के लिए किस किस लिए आवश्यक है? अधिगम्य आकलन जो है किस लिए आवश्यक हो जाता है? तो अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। मतलब बच्चे जब लर्निंग कर रहे होते हैं उसी दौरान उनका असेसमेंट होना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, और इससे जो है बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी आवश्यक हो जाता है असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को क्या नाम दिया जाता है? तो प्रचलित जो योजनाएं हैं पहले से जो बच्चे को पता है, उसमें जब वो नई योजनाओं को जोड़ता है तो उसको हम एसिमुलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहा जाता है, जो प्याजे के द्वारा बताया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं और यह सिद्धांत संबंधित करता है। तो ये जो सिद्धांत है वो हमें दिखाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। तो इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो है बताया जाता है कि हर एक बच्चा जो है स्पेशल होता है और हर एक बच्चा दूसरे से भिन्न है, यहाँ पे अलग हो जाता है बच्चा एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, वंचित समूहों में विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय यानी कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे हम, समावेशी कक्षा का से अभिप्राय हो जाता है। तो हर एक बच्चे को एक साथ बिठाकर जो शिक्षा दी जाती है उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है ये। कोई भी नाराज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह आसान है परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। यह किस चीज़ से संबंधित होता है? तो ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, संवेगात्मक विकास से। तो यहाँ पर इमोशंस की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे संवेगात्मक विकास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण होता है? तो डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित हो जाता है। जहाँ पे ग्राफिया लिखा होगा इसका मतलब हम लिखने की बात करते हैं। तो ये जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, अधिगम अक्षमताएं होती हैं। जहाँ पर लिखने में अक्षमता होगी वहाँ पर डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्याजे से रिलेटेड है। यहाँ पर प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं डालता है? तो उन्होंने भाषा को जो है इम्पोर्टेंस दी है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने, क्रियाकलाप को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन जो सामाजिक अनुभव हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको उन्होंने जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी है। प्याजे के अनुसार सामाजिक अनुभव जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सामाजिक अनुभव की बात जो है वाइगॉत्स्की के द्वारा की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि पर्यावरण में पुनर्निर्माण करना, ये तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर त्रिस्तरीय सिद्धांत के लिए व्यवहारिक बुद्धि से, क्योंकि हम पर्यावरण के साथ ही जो है अपने नए कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो सिर्फ अपने ही विषय के बारे में व्यवहारिक विचार करना, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ये त्रिस्तरीय सिद्धांत में इंक्लूड नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। के साथ साथ पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय सिद्धांत में इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सीडीपी के लिए। थैंक यू एवरीवन।